चेंज ऑफ मोड, चेंज ऑफ एड्रेस और मैच्योरिटी का क्लेम, इसके बाहर ये दायरा उनका एक फिक्स हो गया है। उसके बाहर इनकी सोच बहुत कम है। एक क्लेम को अच्छी तरह सेटल करते हैं तो अप्रिसिएशन जो LIC में थोड़ा कम है और रेफरेंसेस इसका दरवाजा खुल जाता है। ये डर क्यों है मार्केट में? व्हाई दिस फियर इज देयर इन मार्केट कि मेरा क्लेम रिजेक्ट हो जाए? कि आप ऐसे पॉलिसी बेचिए कि आपको भी नींद आए, आपके कस्टमर को भी नींद आए, और आपने ये 4 स्टेप फॉलो किए हैं तो आप किसी के बाप की ताकत नहीं है कि आपका क्लेम रिजेक्ट हो। जो कंपनियां मुनाफा नहीं कर पा रही है वो किसी भी तरह से अपने क्लेम्स को रिड्यूस, रिजेक्ट या डिले कर रही है। रंजीत भाई, अगर दादर स्टेशन के बाहर 2 आलू बेचने वाले 10 रुपए किलो बेचेंगे तो समझ में आता है कि इसके पास से लूं या इसके पास से लूं, आलू ही है, 10 रुपए किलो ही मिलना चाहिए। 55 साल के बाद 2 घुटने बदली करने जरूरी है और 2 कैटरेक्ट कराने जरूरी है। तो अगर एवरेज कॉस्ट मुंबई में पकड़े तो 3.5-7 लाख रुपए घुटना बदली करने का है और 1-1 लाख रुपए 2 मोती बिंदु का है, तो 9 लाख रुपए तो बॉडी के वेयर एंड टेयर में जाने वाला है। तो हार्ट, किडनी, ब्रेन, पैरालिसिस, कोरोना भाई, ये सब के लिए क्या है? देखिए, ये वीडियो खास तौर पर लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर्स के लिए बनाया गया है। कई सारे लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर ऐसे हैं जो कि पिछले कई सालों से एज ए लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर प्रैक्टिस कर रहे हैं और कई सालों से प्रैक्टिस करते करते अब उनके पास में कई सारे कस्टमर बन चुके हैं, कई सारे कस्टमर उनके साथ में जुड़ चुके हैं। अब ये जो कस्टमर उनके साथ में जुड़े हैं, इनको हेल्थ इंश्योरेंस की भी जरूरत है, जनरल इंश्योरेंस की भी जरूरत है। ये जानते हुए कि हमारे कस्टमर्स को हेल्थ इंश्योरेंस की जरूरत है, जनरल इंश्योरेंस की जरूरत है, फिर भी ये लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर हेल्थ इंश्योरेंस का लाइसेंस नहीं लेते हैं, जनरल इंश्योरेंस का लाइसेंस नहीं लेते हैं। अब सोचने वाली बात यह है, समझने वाली बात यह है कि हर व्यक्ति पैसे के लिए काम करता है और इन लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर के पास काफी सारे कस्टमर हैं जिनको अगर वो हेल्थ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस के प्रोडक्ट्स बेचते हैं तो इनके पास में तो रेडीमेड कई सारे पैसे इनके पास में आने वाले हैं, लेकिन फिर भी ये हेल्थ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस का काम नहीं कर रहे हैं। ऐसी क्या बात है? क्यों ये जनरल इंश्योरेंस का काम नहीं करते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस का काम नहीं करते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एक बहुत हेल्दी डिस्कशन इसके ऊपर हो सकती है। और इस हेल्दी टॉपिक पर बात करने के लिए, इस इंपॉर्टेंट बात पर डिस्कशन करने के लिए आज हमारे साथ में भारत देश के वन ऑफ द टॉप जनरल इंश्योरेंस प्रैक्टिशनर मिस्टर कमल बरोत हमारे साथ में जुड़े हैं। इस इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, इस हेल्दी टॉपिक पर हम कमल बरोत जी से बात करेंगे और इसके बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें मिल सकती है। कमल जी, मैं आपका VITV में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। कमल जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, देखिए कि जैसे कि मैंने बताया कि कई सारे इंश्योरेंस एजेंट हैं, अब उनके पास में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि वो अपने कस्टमर को हेल्थ इंश्योरेंस देवे, जनरल इंश्योरेंस देवे, क्योंकि इमीडिएट जरूरत है, लेकिन फिर भी वो जनरल इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस का काम करने से डरते हैं। आपके दिमाग में क्या आता है, क्यों ऐसा होता है? सर, सिर्फ इंश्योरेंस वर्ड कॉमन है, लाइफ और जनरल के बीच काफी फर्क है। लाइफ इंश्योरेंस एजेंट को टर्म इंश्योरेंस, होल लाइफ इंश्योरेंस, एंडोमेंट इंश्योरेंस, यूलिप इंश्योरेंस और मनी बैक इंश्योरेंस और जॉइंट लाइफ इंश्योरेंस, इतनी प्रोडक्ट, मैच्योरिटी क्लेम, डेथ क्लेम, सरेंडर और लोन, इतनी सर्विस, चेंज ऑफ मोड, चेंज ऑफ एड्रेस और मैच्योरिटी का क्लेम, इसके बाहर ये दायरा उनका एक फिक्स हो गया है। उसके बाहर इनकी सोच बहुत कम जाती है और ये इसके अंदर ज्यादा नॉलेज, कॉम्प्लिकेशंस की जरूरत नहीं है। बहुत सिंपल अप्रोच है। जनरल इंश्योरेंस में जैसे इनकम अपॉर्चुनिटीज इनफाइनाइट है, वैसे प्रोडक्ट भी इनफाइनाइट है। यहाँ पर मैंने गिना है कि 6 से 7 टाइप्स ऑफ पॉलिसी है, नाम अलग अलग हो सकते हैं लेकिन 6 से 7 टाइप्स में ही काम करना है। हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 542 प्रोडक्ट है और 542 प्रोडक्ट और बढ़ रही है एवरी डे 1 और 2। अब तो ऐसा हुआ है कि एक आइडिया जो बदल दे आपकी दुनिया, वैसे कोई एक नया आइडिया लाके नया प्रोडक्ट बना रहा है। तो लाइफ इंश्योरेंस एजेंट की सोच ये है कि मैं ये कॉम्प्लिकेशन में पड़ूंगा, शायद मेरा सेल रॉन्ग हो जाए या शायद मेरा क्लेम रिजेक्ट हो जाए तो मेरा क्लाइंट के साथ रिलेशनशिप खराब होगा। तो एक तो ये डर है, ये डर कोई ये सिर्फ हवा है, इतना डरने की जरूरत नहीं है। और अनफॉर्चुनेटली लाइफ इंश्योरेंस में जितना ट्रेनिंग ब्रॉड अवेलेबल है, जनरल इंश्योरेंस में ट्रेनिंग का एब्सेंस है। मैं नहीं बोलता हूँ कि एब्सोल्यूट एब्सेंस है, लेकिन कुछ कंपनियां
कुछ वक्त के लिए कुछ लोगों को एजेंट्स ट्रेनिंग देती है, बाकी लाइसेंस देके बोल दिया है कि जाओ आप अपने कॉन्ट्रैक्ट को एनकैश कर लो, जो जनरल इंश्योरेंस करने में लोग डरते हैं। तो बेसिकली देयर इज an unknown but a traditional fear is appearing in the minds of life insurance agent, which is absolutely myth. It is not fact. जितना काम आप LIC में कर रहे हैं उसी कस्टमर से कम उससे डबल काम विदाउट पुश किए। सर LIC में प्री अप्रोच, मीटिंग, प्रेजेंटेशन, क्लोजिंग, ये बहुत सारी झमेले करने पड़ते हैं। यहाँ पर तो गाड़ी है तो आपका कस्टमर है, फैमिली है तो मेडिक्लेम लेगा, घर है तो घर का इंश्योरेंस लेना ही लेना है। तो हमारी चीजें ऐसी है कि जिसमें यू डोंट हैव टू पुश सो मच, बट यस प्रोडक्ट में जितनी जानकारी आपको पूरे लाइफ इंश्योरेंस के बिजनेस में लगने वाली है उतनी सिर्फ मोटर इंश्योरेंस के लिए ही लगने वाली है। तो यस यू शुड बी वेल इक्विप्ड, बिकॉज जैसे जितने वर्ड्स मैंने LIC को पूरा एक्सप्लेन कर दिया उतने वर्ड में शायद मोटर इंश्योरेंस पूरा कवर भी नहीं हो पाए। डेफिनेटली वन हैज टू कीप हिमसेल्फ एब्सोल्युटली अपडेटेड and knowledgeable, but the income and the respect. LIC में मैच्योरिटी और डेथ दो ही क्लेम आते हैं, इसलिए कभी कभी क्लाइंट से सुनना पड़ता है कि आप क्या नया करते हैं, जो बाजू वाला एजेंट कर रहा है वही आप कर रहे हैं। GIC में ऐसा नहीं है। मरने से, बीमार होने की या मरने से, एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होने की वजह से हमारे पास सर्विसिंग ज़्यादा आती है, बट जब हम एक क्लेम को अच्छी तरह सेटल करते हैं तो अप्रिसिएशन जो LIC में थोड़ा कम है और रेफरेंसेस इसका दरवाजा खुल जाता है। तो मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा कि हर एक LIC एजेंट ने अपना जनरल इंश्योरेंस पोर्टल ओपन करना चाहिए और कम से कम पहले साल में एक MDRT तो इजीली हो जाए। ये बहुत इजी है। मैं अगर साल में 2 TOT करता हूँ और आराम से करता हूँ तो आपके पास आपका डेटाबेस है, आपने वो करना ही चाहिए। मेरे अगर प्रश्न से आपके उत्तर को लिंक करूं तो दो चीजें मेरे सामने आई। एक तो आपने कहा कि ट्रेनिंग जो है जितनी लाइफ इंश्योरेंस के बिजनेस में मिलती है, जनरल इंश्योरेंस के बिजनेस में उतनी ट्रेनिंग नहीं मिल पाती है। दूसरा आपने बोला कि इंश्योरेंस एजेंट जो है वो डरता है, उसके अंदर डर है कि मेरा क्लेम जो है किसी रीजन से रिजेक्ट ना हो जाए, क्योंकि यहाँ पे क्लेम आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे लेके आना चाहता हूँ कि ये डर क्यों है मार्केट में, व्हाई दिस फियर इज देयर इन मार्केट कि मेरा क्लेम रिजेक्ट हो जाए। सर जनरल इंश्योरेंस पॉलिसी अलग अलग तरह की है, लेकिन हम हेल्थ को फोकस करके बात करें कि जो लाइफ इंश्योरेंस एजेंट के लिए बहुत इजी वर्ड है। क्या होता है कि फॉर्म पे साइन कर दिया, 2-4 डिटेल पूछ ली और पॉलिसी फाइनल हो गई, और अनफॉर्चुनेटली अगर पहले 3 साल में क्लेम आया तो ही सब झंझट है। यहाँ GIC में बहुत सारी चीजें क्लियरली क्लाइंट को, मैं स्पेशली इसके लिए ट्रेनिंग लेता हूँ कि मैं लोगों को इक्विप करूँ कि आप ऐसे पॉलिसी बेचिए कि आपको भी नींद आए, आपके कस्टमर को भी नींद आए, और आपने ये 4 स्टेप फॉलो किए हैं तो आप किसी के बाप की ताकत नहीं है कि आपका क्लेम रिजेक्ट हो। देखिए आज की तारीख में ऑनलाइन पॉलिसियां बिक रही है और एजेंट पॉलिसी बेच रहा है। मेरा ये मानना है और जहां तक मैंने देखा है मैक्सिमम कंप्लेंट्स ऑनलाइन पे चल रही है, क्योंकि इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ वेयर यू आर सपोज्ड टू डिक्लेयर ऑल मटेरियल फैक्ट, लेकिन या तो एजेंट पूछना भूल जाता है या तो कस्टमर बताना भूल जाता है, और उस कारण जो क्लेम रिजेक्ट होते हैं और वो सोचता है कि यार मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि एक पॉलिसी बेचने के लिए 5 मीटिंग करने के बाद जब हम क्लाइंट को पूछते हैं कि सर एनी प्रॉब्लम नहीं, नाखून में भी रोग नहीं, एकदम आई एम एब्सोल्युटली हेल्दी, 5 मीटिंग्स एंड अनफॉर्चुनेटली 3 साल बाद जब क्लेम आता है तो हॉस्पिटल के डिस्चार्ज कार्ड में पूरा का पूरा महाभारत लिखा होता है कि डायबिटीज भी है 5 साल से। सो लोग ये डरते हैं कि क्लाइंट ने बताया नहीं या मेरा पूछना भूल गया और क्लेम रिजेक्ट होगा तो, बट दिस इज एन एरिया वेयर क्लाइंट नीड्स टुडे। सी जैसे एक सिचुएशन आई कि भाई बेटी की शादी के लिए पॉलिसी लो, बेटे के एजुकेशन के लिए पॉलिसी लो, शर्म की बात है लेकिन कोविड के बाद एक समझ में आया कि मेडिक्लेम नहीं है तो हॉस्पिटल का पैसा भरने के लिए पॉलिसी लो। So it is moral responsibility of an agent to ensure that his clients, to him he is saying that I am doing your financial planning, he must ensure that the client is having the sufficient medical insurance as per his status, because then he is counted as a professional. Otherwise आप दूसरे एजेंट को एंट्री भी देते हो और आपके क्लाइंट के दिमाग में फीलिंग भी देते हो कि ये सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस का पैसा लेने मेरे पास आया है, ये जो मेरे मतलब की बात है उसकी बात नहीं करता। तो आप ये बोलना चाहते हैं कि क्योंकि कस्टमर कई बार जो है वो सही इन्फॉर्मेशन नहीं देता है और कई बार जो है इंश्योरेंस एडवाइजर जो है उससे सही इन्फॉर्मेशन नहीं निकाल पाता है, यार ये चलते जो है वो
क्लेम जो है रिजेक्ट हो जाते हैं। लेकिन जो डर, ये जो नए जो इंश्योरेंस एजेंट ये काम नहीं कर रहे हैं, लाइफ इंश्योरेंस एजेंट जो ये काम नहीं कर रहे हैं, अगर उनके अंदर से ये डर निकालना है तो इसका क्या स्टेप हो सकता है? सर इट इज वेरी सिंपल। जो प्रोडक्ट पे काम करना है उसके अगर लूप होल्स वुड नॉट बी द राइट वर्ड, बट उसके अगर गैप एरियाज बिटवीन द कस्टमर एंड इंश्योरेंस कंपनी अगर हमने बराबर जान लिए और उसको फिक्स कर लिया तो इट इज एन एब्सोल्युटली विन-विन सिचुएशन। देयर इज एक्सेलेंट इनकम, there are fantastic foreign trips incentives in general insurance, and if you have followed the procedure while selling the policies, your claims are absolutely going to be settled and you earn solid goodwill on the business what you do. So I simply suggest कि जो प्रोडक्ट पे आप काम करना चाहते हैं उस पे थोड़ा ध्यान देके कहाँ पर एक एरिया है जो वीक है उसको अगर आपने स्ट्रॉन्ग कर लिया, जो मेन है 80% of these medical claims are getting rejected only on 2 grounds: non-disclosure of material fact or misrepresentation of material fact. There is no intention behind it, but insurance company ultimately तो मुनाफा करने आई है, तो वो तो देखेगी कि ये चांस मिला तो ये क्लेम रिजेक्ट कर। तो अगर आपने अपने आप को कोई अच्छी ट्रेनिंग लेके अपडेट किया है तो किसी की ताकत नहीं कि आपके क्लेम को रोके और ये डर जड़ से निकल सकता है। ट्रेनिंग जो है वो रिजल्ट है, ट्रेनिंग जो है वो डर को निकालने का काम करेगा, नॉलेज जो है वो डर को निकालने का काम करेगा। 2 चीजें आपने बताई कमल जी कि मटेरियल फैक्ट्स को डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं, दैट इज द रीजन कि क्लेम रिजेक्ट होता है। यही एक रीजन है क्लेम रिजेक्ट होने का, या आपको लगता है कोई और भी रीजन होते हैं? क्या क्या रीजन हो सकते हैं क्लेम रिजेक्ट के? सर मैं 1.5 घंटा बात कर सकता हूँ क्लेम रिजेक्शन के ऊपर, अगर हम अगर कुछ इंपॉर्टेंट चीज है, मेन अगर बात करें तो ये नॉन डिस्क्लोजर और मिसरिप्रेजेंटेशन है, सिर्फ रिजेक्ट नहीं होते। मेरा 5 लाख का खर्चा हुआ है और मुझे 2 लाख का क्लेम मिला तो भी मुझे डिससैटिस्फैक्शन होता है। सो अनफॉर्चुनेटली दोज इंश्योरेंस, ये मेरा इंडिविजुअल मानना है और मेरा ऑब्जर्वेशन है कि वो जो कंपनियां मुनाफा नहीं कर पा रही है वो किसी भी तरह से अपने क्लेम्स को रिड्यूस, रिजेक्ट या डिले कर रही है। तो रिजेक्ट का तो मैंने आपको बताया कि द रीजंस आर मोस्ट ऑफ द टाइम नॉन डिस्क्लोजर एंड मिसरिप्रेजेंटेशन। Nowadays this blacklisted hospital issues have also come, and people are not aware about it, but it is there is one small window they have left open that if the claim is genuine and if the case is of emergency, then that can be considered. But जनरल इंश्योरेंस में प्रोमिनेंट 4 प्लेयर है जो गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर कंपनी है। अब उन्होंने कस्टमर के बेनिफिट के लिए एक क्लॉज डाला हुआ है जिसको जिप्सा, GIPSA, जनरल इंश्योरेंस पब्लिक सेक्टर एग्रीमेंट या PPN, प्रिफर्ड पार्टनर नेटवर्क कहा जाता है। वो एग्रीमेंट एजेंट के पास नहीं है, कस्टमर के पास नहीं है, बट इंश्योरेंस कंपनी और नेटवर्क हॉस्पिटल के बीच है। अब ये एग्रीमेंट बोलता है कि अगर मेरा पेशेंट आपके पास कैशलेस के लिए आता है और इन लिस्ट में से भी बीमारी है तो आप इतने अमाउंट से ज्यादा नहीं ले सकते। फॉर एन एग्जांपल, इफ आई हैव अ पॉलिसी फॉर PSU, I have a 5 lakh rupees insurance, and I unfortunately am required to undergo a kidney stone or a appendicitis operation, and the hospital package says it is 3 lakhs, but if the cashless or GIPSA agreement says it is only 1,80,000 rupees, then basically that hospital is supposed to charge me 180 as per the agreement between them and the insurance company, but that doesn't happen. Despite of having bigger insurance, 1,20,000 rupees goes wrong. This again, see, ये सारी चीजें हैं जो एजेंट रोज सुनता है, बोले ये झंझट में क्यों पढ़ूं, मेरा तो MDRT हो जाता है। लेकिन ये करने से आप और एक MDRT को डिप्राइव, आजकल रीजनेबिलिटी क्लॉज लगाया है। रंजीत भाई, अगर दादू स्टेशन के बाहर 2 आलू बेचने वाले 10 रुपए किलो बेचेंगे तो समझ में आता है कि इसके पास से लूं या इसके पास से लूं, आलू ही है, 10 रुपए किलो ही मिलना चाहिए। लेकिन एक बिल्डिंग में सामने ऑफिस में बैठे हुए 2 डॉक्टर अगर कैटरेक्ट का चार्ज अलग अलग ले रहे हैं तो ये हम नहीं बोल सकते कि वो 50,000 दे रहा है तो आप 80,000 क्यों ले रहे हैं। इट इज प्योरली डिपेंडिंग अपॉन द स्किल, अपॉन द एक्सपीरियंस एंड अपॉन द गुडविल ऑफ दैट। सो दिस क्लॉज व्हिच हैज कम, आजकल बहुत सारे क्लेम रिजेक्ट हो रहे हैं कि इसको बोलते हैं रीजनेबिलिटी क्लॉज, बट दिस आल्सो कैन बी चैलेंज्ड बिकॉज इट इज माय इंश्योरेंस। यस, आई शुड नॉट मेक, मैं क्लाइंट को बोलता हूं कि अगर आप एक शेयरिंग रूम में ट्रीटमेंट ले सकते हैं तो आप सिंगल रूम में मत जाइए, क्योंकि सारे एक्सपेंसेस हॉस्पिटल के रूम चार्ज से लगे हुए हैं और खुदा न खास्ता इस साल में अगर आपको दूसरी बीमारी लगी तो ये पैसा कम पड़ेगा। लेकिन एट द सेम टाइम इट इज द कस्टमर्स प्रोरोगेटिव
to take the treatment on from whichever doctor he has a faith. I can't tell him कि आप यहाँ जाओ क्योंकि यहाँ जाने से पैसा कम होता है. So I am personally not convinced, but yes, there are now unfortunately medical inflation in our country is at the rate of 14%. So insurance company is also trying to cut the corner. So इस तरह से जो claim reduce होते हैं वो भी अगर knowledgeable agent है तो एक simple representation में balance amount recover होता है. ऐसे कई कारण है जैसे मैंने कहा कि it can be about 3 hours lecture on this, but these are all the prominent reasons for which the claims are reducing or rejecting. कमल जी, अगर मैं आपने जो रीजन बताए हैं क्लेम रिजेक्ट होने के, मेरे ख्याल से अगर कोई आम इंसान सुन रहा होगा तो उसके समझ में तो ये सब टेक्निकलिटीज नहीं आएगी, लेकिन कई सारे इंश्योरेंस एजेंट भी सुन रहे हैं जो कि जनरल इंश्योरेंस में अभी आए नहीं है, शायद उनको ये सारी कुछ बातें शायद समझ में आई होगी, 100% आई होगी, मुझे इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी ये जो टेक्निकल चीजें आप बता रहे हैं कि ड्यू टू दिस कोई क्लेम जो है वो रिजेक्ट होते हैं ये सारी चीजों की वजह से, अब ये सब रिजेक्शन जो है वो अवॉइड हो, ये सब रिजेक्शन ना हो और क्लेम पास हो जाए, उसके लिए किन चीजों पर ध्यान देना चाहिए? किसको ध्यान देना चाहिए? जो उसको एडवाइस कर रहा है कस्टमर को, और जो कस्टमर ले रहा है, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू बताइए किन चीजों ये रिजेक्शन जो है वो अवॉइड हो, उसके लिए क्या स्टेप्स होने चाहिए, उसके ऊपर कुछ टीपीए हो या इंश्योरेंस कंपनी हो, ये एक प्रेजुडाइज स्टेटमेंट है लेकिन फैक्ट भी है कि उनका पहला अप्रोच होता है कि इसको कैसे रोक दिया जाए या कैसे कम किया जाए. लेकिन अगर एक एफिशिएंट एजेंट है जिसने पॉलिसी बेचते वक्त जितने प्रिकॉशंस लेने हैं वो लिए हैं, तो देन द इंश्योरेंस कंपनी कैन नॉट गेट सक्सेस इन व्हाट एक्चुअल सी. मैं नहीं बोलता हूँ कि क्लेम सेटल ही नहीं करते हैं, लेकिन जिस तरह से मार्केट जा रहा है, जिस तरह से लोगों को क्लेम रिकवर करने में परेशानियां हो रही है, तो डेफिनेटली इंश्योरेंस कंपनीज, सम इंश्योरेंस कंपनीज अप्रोच इज टू सेव द मनी बाय डूइंग दिस. तो अगर एक एजेंट एक सिस्टम, एक प्रोसीजर डाल देता है कि व्हाइल सेलिंग आई विल इंश्योर दैट दिस 5 पॉइंट्स. इंश्योर मतलब पत्थर की लकीर क्लाइंट से. आजकल तो मैंने कुछ एजेंट ऐसे देखे जो क्लाइंट को बुरा लगता है लेकिन वीडियो बनवा लेते हैं कि सर मुझे ये पॉलिसी समझाई गई है, मुझसे सारे सवाल पूछे गए हैं और मैंने कहा है कि मुझे कोई बीमारी नहीं है और मैं ये पॉलिसी 5 लाख की इस कंपनी से इतने की लेना चाहता हूँ. तो सी, नो क्लाइंट इज गोइंग टू फाइट विथ यू, बट एटलीस्ट यू आर श्योर दैट आई हैव डन माय लेवल बेस्ट इन कन्विंसिंग द क्लाइंट द राइट वे टू अवेल द राइट प्रोडक्ट. ये हो गया सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू. नाउ फ्रॉम द क्लेम्स पॉइंट ऑफ व्यू, सी 99% कैशलेस क्लेम्स गोज स्मूथ. लेकिन रीइंबर्समेंट क्लेम में जो दिक्कतें आ रही है जो मैंने आपको बताया, so there if you have certain drafts to represent the claims, because no claim can go directly to an outside judiciary without an appeal to the grievance of that company. तो पहले grievance सेल को लिखो. 99% grievance सेल को अंदाज आ जा रहा है कि क्लाइंट नाराज है, इसको जस्टिस हुआ है या नहीं हुआ है. वो देखने के बाद उनको लगता है कि नहीं, in rejection there is a justice, and if they don't settle the claim, then you can take up this matter with insurance ombudsman, which takes little time, but the justice is being done. And अगर आपको वहां पर भी लगता है कि आप सही है और वहां पर भी आपको injustice हुआ है, तो आप consumer court में जा सकते हैं. These are the best ways to approach. But if you are an agent and if you don't want to get into this, then approaching the people like us who are there to parting the knowledge to avoid this situation, you should come in a system whereby at least such unwanted elements can be straight removed from your business. एक चीज तो मेरे को ये समझ में आई कमल जी कि इसमें दो चीजें, क्लेम रिजेक्शन ना हो, इसमें दो चीजें हैं. पहली चीज तो ये कि जब मैं पॉलिसी बेच रहा हूँ एज ए इंश्योरेंस एजेंट, तो जितनी इंपॉर्टेंट और राइट इंफॉर्मेशन मैं कस्टमर से ले सकता हूँ वो सारी ले ली, वो सारी मैंने पॉलिसी में लिखी है, राइट. और इसके बाद में भी अगर क्लेम रिजेक्ट होता है तो आपने बताया कि ग्रीवियंस के पास जा सकते हैं, वहाँ पे नहीं हुआ तो ऑम्बड्समैन के पास जा सकते हैं, वहाँ पे नहीं हुआ कंज्यूमर कोर्ट के पास जा सकते हैं. तो ये सारे अगर क्लेम रिजेक्ट ना हो इसके लिए क्या स्टेप लेना है, और हो भी गया तो और क्या स्टेप्स हम ले सकते हैं. एक गुडविल क्रिएट होता है सर. जैसे हमने अगर पहला एस्पेक्ट क्लियर किया और क्लाइंट को ऑन द स्पॉट कैशलेस मिल गया, तो जो दुआएं, सर मैं मानता हूं कि इसमें पैसे के साथ इतनी दुआएं आती है, बिकॉज व्हेन अ पर्सन इज इन हॉस्पिटल, वेदर ही कैन अफोर्ड और नॉट,
और आप सिर्फ इतना बोलते हैं कि आप आपकी तबीयत का ध्यान रखिए, आपका क्लेम का ध्यान मैं रखूंगा, you have built up yourself. And when even after this, if there are some event where you need to take up the cases with ombudsman and consumer court, then instead of involving the customer with your own machinery when you do it, he really feels you are professional. और ये डर आपके साथ और 4 एजेंट का भी निकल जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि क्या करना है और इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है. इट इज वेरी 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 सिंपल. मेरे को एक चीज समझ में आती है कि मेरा जो एज ए कस्टमर, मेरा जो इंश्योरेंस एडवाइजर है, उसका नॉलेज जो है इस फील्ड में बहुत अच्छा होना चाहिए. तो फिर मेरी चिंताएं दूर है अगर मैंने ये लिया है. और मैं अपने कस्टमर, हमारे ऑडियंस को ये भी बोलना चाहता हूँ कि हमारा खुद का एक इंश्योरेंस का बिजनेस है, फाइनेंशियल एडवाइजरी का बिजनेस है, लेकिन फिर भी मैंने एक अपना इंश्योरेंस एडवाइजर अलग रखा है, वो मिस्टर कमल बरोत है. और हाल ही में मेरी भी एक पॉलिसी में दिक्कत आई, थोड़ी सी क्लेम में दिक्कत आई, लेकिन कमल बरोत जी की समझदारी की वजह से हमारा क्लेम जो है, दिक्कत तो आई लेकिन क्लेम बाद में पास हो गया, कमल बरोत जी की समझदारी की वजह से. तो कमल जी, मैं इस वीडियो के द्वारा आपको धन्यवाद भी करना चाहता हूँ कि आपकी जो समझदारी रही, इसके वजह से हमारा क्लेम जो है बहुत अच्छे से पास हो गया. लेकिन हमारी बातचीत शुरू हुई थी इंश्योरेंस एडवाइजर से. ऐसे इंश्योरेंस एडवाइजर जो कि लाइफ इंश्योरेंस का काम कर रहे हैं, लेकिन जनरल इंश्योरेंस के बिजनेस से वो दूर है. कई सारे रीजन है, डर है उनको, आपने काफी सारी चीजें बताई. लेकिन अगर वो जनरल इंश्योरेंस का बिजनेस करना चाहते हैं, इसमें आना चाहते हैं, आप कैसे उनकी मदद कर सकते हैं? Sir, basically I am a performer, but after having about 32 years experience, I have understood one thing, that अगर ये 32 साल का इंश्योरेंस का एक्सपीरियंस को अगर निचोड़ के कुछ ट्रेनिंग की तरह लोगों को दिया जाए, तो इससे इनको रेडीमेड कैप्सूल मिल सकते हैं, जिनको मैं जो तकलीफों से गुजरा हूँ वो तकलीफों से उनको गुजरना नहीं पड़ेगा. और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि कोविड के दरमियान मैंने एक सब्जेक्ट पे एक दिन का ट्रेनिंग दिया और काफी लोगों को काफी फायदा हुआ. सो आई एम कमिंग आउट विद सम ट्रेनिंग मॉड्यूल्स वेरिंग ये जो मेडिक्लेम की हम पर्टिकुलर बात कर रहे हैं, तो उसमें सेल्स स्पीच से लेके क्लेम क्लोजर तक पूरा A to Z, पूरी उसकी जो दुनिया है उसकी पूरी कवर करने का कोर्स में एक दिन का 6 घंटे का है, जो मैं लेकर के आ रहा हूँ, जो 100% अगर लोग सिंसियरली उसको समझते हैं और फॉलो करते हैं, so that will in minimum to minimum 6 to 7 times fold their income and on an additional way, because general insurance is not something to be pushed. या तो लोगों के, हमारा पेनिट्रेशन इतना कम है कि या तो लोगों के पास इंश्योरेंस ही नहीं है, और अगर है तो बहुत कम है. आज अगर हम बॉम्बे जैसी सिटी की बात करें तो 50-55 साल के बाद 2 घुटने बदली करने जरूरी है और 2 कैटरैक्ट कराने जरूरी है. तो अगर एवरेज कॉस्ट मुंबई में पकड़े तो 3.5-7 लाख रुपए घुटना बदली करने का है, और 1 लाख रुपया 2 मोती बिंदु का है, तो 9 लाख रुपया तो बॉडी के वेर एंड टेयर में जाने वाला है. तो हार्ट, किडनी, ब्रेन, पैरालिसिस, कोरोना भाई, ये सब के लिए क्या. तो अगर ये मेडिक्लेम सही नहीं है तो क्लाइंट का सेविंग साफ हो जाएगा, उसको रिटायरमेंट में दिक्कत होगी. तो अगर आप सही मायने में फाइनेंशियल प्लानर या फाइनेंशियल एडवाइजर या वेल्थ क्रिएटर है, तो अगर आपके बकेट में जनरल इंश्योरेंस की एजेंसी नहीं है तो आप कहीं पर कम पड़ रहे हैं. ये बहुत बढ़िया. सो कमल जी, आपने एक बहुत बड़ा ऐसे लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर को सहारा दे दिया है. तो अगर आपको कमल बरोत जी की ये ट्रेनिंग लेनी है, जिनको इतना बड़ा तजुर्बा है और भारत देश के वन ऑफ द टॉप जनरल इंश्योरेंस प्रैक्टिशनर हैं, इनसे आपको कुछ सीखना है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगी, जिसकी मदद से आप जो है इनके प्रोग्राम्स के बारे में और डिटेल इंफॉर्मेशन ले सकते हैं. कमल जी, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने अपना समय निकाला और इतने इम्पोर्टेंट मुद्दे पर आपने जो है वो फोकस डाला है, इसके बारे में हमें जानकारी दी. बहुत बहुत थैंक यू बहुत बहुत. BITV चैनल पर आपका स्वागत है. BITV यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं.